हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा ऑन अड्डा 24/7। आप लोगों के लिए आपकी क्लास की ज्योग्राफी को बहुत ही आसान बनाने के लिए मैं आज आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाऊंगा। ये क्लास जो चलेगी ये आप लोगों की क्लास 12th को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ CUET को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपका एकेडमिक अच्छा जाए और साथ ही साथ आपका एंट्रेंस एग्जाम भी अच्छा जाए। और अगर आपने ये चैप्टर ठीक से पढ़ लिया या ये ज्योग्राफी ठीक से पढ़ ली मुझसे, तो ये आपके आगे भविष्य के लिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का, एनालिटिकल अप्रोच का भी काम करेगा। प्लस आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो ओलंपियाड हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे एकेडमिक के ईयरली, हाफ ईयरली या यूनिट टेस्ट हो, सबके लिए ये बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर, पहले पार्ट का बुक, पार्ट 1, जिसमें वर्ल्ड लेवल की चीजें हम पढ़ेंगे, उसमें जो ज्योग्राफी है ये केवल ज्योग्राफी नहीं है, ये एक साइंस है। क्यों? क्योंकि इसमें हम फिजिकल चीजें भी, फिजिकल ज्योग्राफी की एक्टिविटीज, कॉन्टिनेंटल मूवमेंट, उनके ग्राफ्स एंड बार्स, उनकी एक्टिविटीज, फॉर्मूला, डेरिवेशन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इसमें बायोलॉजिकल एलिमेंट, फ्लोरा और फौना, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें मिनरल्स एंड माइंस निकलते हैं, तो केमिकल एक्टिविटीज के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये ओवरऑल एक साइंस है। ओके, अपने साथ में जो है कवर अप करता है इकोनॉमिक्स। कहते हैं कि ज्योग्राफी अप्लाइड ज्योग्राफी है और अप्लाइड ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, क्वाइनरी एक्टिविटीज पढ़ते हैं। तरह तरह के एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग इकोनॉमिक्स के पार्ट को कवर अप करते हैं। क्योंकि जियो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी से जो भी चीजें उत्पन्न होती हैं उनका एक मोल है हमारे ह्यूमन सोसाइटी में। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम नेचर से जुड़े हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड उसके ऑक्यूपेशंस भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ज्योग्राफी केवल ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी एक पॉलिटिकल सोशल अप्रोच भी है। पॉलिटिकल, देश के बारे में, राज्यों के बारे में, शहर, गांव, कस्बों के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में, सामाजिक स्तर, सोशियो एक्टिविटीज, मनुष्य के रहन सहन, ज्योग्राफी में हाव भाव, उनके जानवरों से संबंध, मनुष्यों के साथ संबंध, उनके ग्रुपिंग, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी गवर्नमेंट के बारे में स्टडी। याद रखिएगा, ये साइकोलॉजी भी है, ये एंथ्रोपोलॉजी भी है, ये मिलिट्री साइंस भी है, ये ऑल इन वन है। सारे सब्जेक्ट इसमें कवर अप करते हैं। और अभी कैसे करते हैं उसके जब हम लोग फील्ड्स, स्कोप्स, उसके नेचर और भी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। अभी आज के क्लास में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ज्योग्राफी को एक अलग पहलू से देखते हैं और उन पहलू को ठीक से समझकर अपने लाइफ में उतारते हैं, ताकि हमें एग्जाम लिखने, एग्जाम में शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, डाटा पर बेस्ड, स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड, फैक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर, MCQs के क्वेश्चन आंसर, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करने में असिस्टेंस मिले। तो इसके लिए हमें चैप्टर को थोरली बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आपने सुना होगा कि ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी अलग है और ज्योग्राफी अलग है। आइए जरा एक इंट्रोडक्शन हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं। आपने कभी सुना होगा हेरोडोटस का नाम, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक इसी तरह से भूगोल का भी कोई पिता है तो बताएंगे यस, ही इज नोन एज हिकैटियस। हिकैटियस की स्पेलिंग भी बहुत इजी है, बट कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी वर्ड लिख रहा हूं। If you literally want to know the spelling of it, then it would be very easy. Hecataeus or Herodotus, it would be, write it down. Hecataeus को प्राचीन शुरुआती भूगोल का पिता कहा जाता था। Who was the first founding father of geography? Then he was Hecataeus. But who is the father of systematic and dense geography? And it has been systematized by someone. So who is the father of well latest modern geography? So he is known as Eratosthenes.
इरेटोस्थनीज, याद रखिएगा, ठीक है। इरेटोस्थनीज के अगर ऑप्शन में आ जाएगी ज्योग्राफी के पिता कौन है, तो बताएंगे कि हिकाटियस नहीं, हेरोडोटस नहीं, इरेटोस्थनीज सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के पिता माने जाते हैं। तो ये बात हुई ज्योग्राफी की, जो अभी तक हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 11th तक पढ़ते हैं। 11th में आपने देखा होगा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी में इवोल्यूशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें ह्यूमन नहीं, ठीक है, उसके बायोटिक अबायोटिक एलिमेंट्स, ठीक है, फ्लोरा फाउना, माउंटेन्स या फिर लेक्स, ओशन, सी, बे, गल्फ, बाइट, इसके अलावा प्लेटूज, पासेस और भी जितनी तरह की माउंटेन्स, उनके पीक्स, उसकी इंटरनल चीजें, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल कोर, इसके एलिमेंट्स, कहीं से भी ह्यूमन कनेक्टेड नहीं होता। तो ऐसी ज्योग्राफी को हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। इसमें हम ओशनोलॉजी पढ़ते हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो भी चीजें हैं ह्यूमन से संबंधित नहीं थी। तो इस स्टडी को इरेटोस्थनीज ने बनाया, उसको केवल ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन आगे चलकर कार्ल रिटर करके एक आदमी आ गया, कार्ल रिटर ने रीजनल लेवल पर स्टडी करी। और अगर हम बताएं कि रीजनल लेवल पर स्टडी करी मतलब एक क्षेत्र विशिष्ट की स्टडी करी, पूरे ब्रह्मांड की स्टडी नहीं करी। और क्षेत्र स्टडी पर स्टडी करके, क्षेत्र लेवल पर, रीजनल लेवल पर स्टडी करके इसने बताया कि भैया इतने दूर का ब्रॉड लेवल ही ब्रह्मांड है। तो पूरा पढ़ने के बजाय एक यूनिट पढ़ो, और इसी यूनिट के अंदर क्या तापमान है, क्या क्लाइमेट है, क्या मिट्टी है, ठीक है, क्या उसकी एक्टिविटीज है, क्या ऑक्यूपेशन है, कैसे क्रॉप्स एंड वो है, किस तरह का सीजनल चेंजेस है, कैसे मिनरल्स हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट है, किस तरह की प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज है, अलग अलग सेक्शंस डिवाइड कर दो इसी सेक्शन में। इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, वर्ल्ड लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल सब कुछ आ जाता है। तो रीजनल स्तर पर, यूनिट स्तर, ठीक है, इकाई स्तर पर जो कार्ल रिटर ने ज्योग्राफी पढ़ी, और इसका सीधा सीधा संबंध, इसका सीधा सीधा रिलेशनशिप किससे लगाया, तो उन्होंने ह्यूमन से लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक आप ओशन, गल्फ, बे, बाइट, फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी करते हो वो बेकार है, यूजलेस है, जब तक वो ह्यूमन से कंसर्न नहीं है। मनुष्य को दूरी पर रखो, जस्ट पुट द ह्यूमन बीइंग्स इनटू द सेंटर एंड देन आफ्टर ऑल द पेरिफेरल थिंग्स विल बी कनेक्टेड टू इट। तो मनुष्य का प्राकृतिक चीजों से, अर्थ के सरफेस की चीजों से, ज्योग्राफी से, ठीक है, जितनी भी नेचुरल चीजों से, इसका एनवायरमेंट से कनेक्शन है, उसी को मनुष्य के रेफरेंस में हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी तो है ही है, वो तो पढ़ते रहो, लेकिन उसका मनुष्य के लिए क्या फायदा है, आगे सस्टेनेबिलिटी कितनी है, ठीक है, या पीछे से इसका क्या संबंध था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मनुष्य के रेफरेंस में, ह्यूमन के रेफरेंस में अगर आप पढ़ते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका एक और नाम है एंथ्रोपो। ह्यूमन को साइंस की भाषा में एंथ्रोपो कहा जाता है, और ज्योग्राफी का मतलब होता है नेचर। तो एंथ्रोपो मतलब मनुष्य, ह्यूमन, और ज्योग्राफी का मतलब जमीन, भूमि, एनवायरमेंट। ह्यूमन का एनवायरमेंट के साथ जो कनेक्शन है, उसी कनेक्शन को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। इसको सबसे पहली बार क्वाइन किया था कार्ल रिटर ने, लेकिन इसको भी सिस्टमेटाइज किया, जैसे हिकाटियस ने क्वाइन किया था ज्योग्राफी, लेकिन उसको सिस्टमेटाइज किया किसने, इरेटोस्थनीज ने। इन द सेम वे सबसे पहली बार कार्ल रिटर ने ही सबसे पहली बार ह्यूमन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इनको फादर ओरिजिनल नहीं माना जाता, क्योंकि उसको सिस्टमेटाइज किया रैत्जेल ने। रैत्जेल ने, जो कि आपके ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का पहला ज्योग्राफी का जो है वो विद्वान है। उन्होंने ये बताया कि भैया ह्यूमन ज्योग्राफी, आधुनिक भारत की ह्यूमन ज्योग्राफी जो अभी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं वो अलग है, उसी को आधुनिक भारत का, आधुनिक लेटेस्ट मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का जनक, he is the founding father of systematic modern human geography कहा जाता है जिसको, रिट्जेल को। लेकिन अगर पहली बार किसने क्वाइन किया, किस पर लगाएंगे, तो कार्ल रिटर ने। वो उतना सिस्टमेटाइज नहीं था जितना सिस्टमेटाइज, इसीलिए इस पर टिक लगाना ज्यादा बुद्धिमानी कही जाती। तो हमने क्या सीखा, ज्योग्राफी का एक और नाम, ज्योग्राफी के पिता, ज्योग्राफी के असली पिता कौन सी ज्योग्राफी जो हमारे सिलेबस में जो बीत चुकी है, वो इरेटोस्थनीज और हिकाटियस वाला था। तो अभी जो हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर, सभी समझ गए? तो भैया सीधा सीधा समझो, एक तरह का रिलेशनशिप
बिटवीन ह्यूमन कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंट या नेचर या ज्योग्राफी से अगर मनुष्य का कनेक्शन है, उसी रिलेशनशिप को, स्पेशल रिलेशनशिप को क्षेत्रीय स्तर पर एक निश्चित एरिया स्पेशल टाइम के ड्यूरेशन में अगर पढ़ें तो उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। मेरी बात सभी समझ गए? ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी के पिता कौन है, ह्यूमन ज्योग्राफी के पिता कौन है, ज्योग्राफी को सबसे पहली बार कॉइन किसने किया और उसको सिस्टमेटाइज किसने किया, और ह्यूमन ज्योग्राफी को किसने कॉइन किया, किसने सिस्टमेटाइज किया, ये बात समझ में आ गई। ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का एक और नाम है एंथ्रोपो ज्योग्राफी। मेरी बात सबको समझ आई? तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया ज्योग्राफी और भी किन्हीं किन्हीं चीजों को कवर अप करती है। तो देयर इज नो नीड टू रीड इट ऑल, मेरी बात मानो। 3 डेफिनेशंस और है ह्यूमन ज्योग्राफी की, जिसको मैं अपने सरल शब्दों में सिखाने जा रहा हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ज्योग्राफी एक ऐसा इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है जिसमें हम स्पेस के बारे में, अर्थ के बारे में पढ़ते तो हैं, अर्थ की प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, साथ ही साथ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन भी पढ़ते हैं, क्योंकि अर्थ पर मनुष्य है तभी तो कोई सब्जेक्ट है। ह्यूमन की सोसाइटी, क्योंकि वो कबीले में, ग्रुप में हमेशा से रहा है, उसका कल्चर, सिविलाइजेशन क्या है, और इन्हीं दोनों का इंटरैक्शन अपने सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में, नेचर के साथ, ज्योग्राफिकल सरफेस पर, पृथ्वी के अर्थ पर सरफेस पर कैसा है, उसी स्टडी को, इसी इंटीग्रेटिव इंपीरियल एंड प्रैक्टिकल रेफरेंस को, जो भी उसका व्यवहार है, उसी के रिलेशनशिप को, अर्थ के साथ मनुष्य के रिलेशनशिप को ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। सीधी सीधी बात, और बार बार अलग अलग जो है डेफिनेशन में अलग अलग बातें इसी तरह से बताई गई। तो मैं कहूंगा कि अब जो मैं बताने जा रहा हूं, इसके लिए ही आपको अपनी एनसीईआरटी खोल लेनी चाहिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए और मेरे साथ पढ़िए, निकालिए बैग से, और 3 डेफिनेशंस को मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, ठीक है। ज्योग्राफी एसोसिएटेड होती है डुअलिज्म से। अगर हम पूछे कि यार ये डिकोटोनॉमी या डुअलिज्म क्या है, तो बताएंगे डुअल मतलब होता है 2, जिसमें एक फैक्टर है, एक कंपोनेंट है ह्यूमन और दूसरा कंपोनेंट है अर्थ, सरफेस, एनवायरनमेंट या नेचर कह लो। इसीलिए हम ह्यूमन ज्योग्राफी को डुअलिज्म से समझेंगे, केवल फिजिकल ज्योग्राफी नहीं, उसमें ह्यूमन का इंटरैक्शन भी बहुत जरूरी है। सिंपल टर्म्स में समझिए, अगर हम बात करें कि ये डुअलिज्म क्या है, तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की कॉम्बिनेशन को ही डुअलिज्म का नाम दिया जाता है, इसी को डिकोटोनॉमी कहते हैं। मेरी बात समझ गए? अब जो मैंने कहा बुक निकाल लीजिए, तो अगर आपने निकाल लिया बुक, तो हम लोग अपनी डेफिनेशंस शुरू करें। 3 डेफिनेशंस हमें ध्यान से पढ़नी। आज का टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी का हल्का इंट्रोडक्शन और उसका डेफिनेशन। तो इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि आखिर ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे क्या, मनुष्य और अगल बगल होने वाली घटनाओं से उसका जो संबंध है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसकी अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी। जो ह्यूमन ज्योग्राफी के पिता हैं, आधुनिक ह्यूमन ज्योग्राफी के पिता, रियल फाउंडिंग फादर, तो बताएंगे कि रैट्जेल हैं। रैट्जेल ने कहा कि भैया देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेसिस, सिस्टमैटिक नहीं, सिंथेसिस स्टडी, सिंथेसिस मतलब जोड़ने वाली, सिंथेसाइज करना मतलब जोड़ना, कंबाइन करना, एग्लोमरेट करना। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक जोड़ने वाली स्टडी है। किसके रिलेशनशिप को जोड़ती है? तो बताएंगे मनुष्य का, सोसाइटी का, मनुष्य की सोसाइटी का अर्थ के सरफेस के साथ एक संबंध बनता है। उसी संबंध के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी की रैट्जेल की डेफिनेशन थी। रैट्जेल ने किसी चीज पर एम्फेसाइज किया, जोर डाला, तो बताएंगे हाँ, किस चीज पर जोर डाला? तो इन्होंने जोर डाला है किस चीज पर? ये देखो वर्ड लिखा है मैंने, सिंथेसिस शब्द पर इन्होंने जोर डाला। आइए दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैसे इनके सरल शब्दों में रिवीजन कर लो रैट्जेल का, कि भैया मनुष्य की पूरी कबीला, सोसाइटी, उसका पूरा का पूरा समूह का पृथ्वी पर पाई जाने वाली फ्लोरा, फाउना, नेचुरल, लिविंग, नॉन लिविंग, बायोटिक, अबायोटिक एलिमेंट से जो भी संबंध है, ठीक है, उसी संबंध का एक जो है फ्लो हो जाता है, एक जुड़ाव होता है। उसी सिंथेसिस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी डेफिनेशन आती है एलन सी सैंपल की। एलन सी सैंपल ने थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पर चीजें बताई। इन्होंने देखा कि यार देखो, मनुष्य भी क्या है, हर समय अनरेस्ट रहता है, परेशान रहता है। जब से पैदा हुआ तब से रो रहा, इधर उधर भाग रहा, पता नहीं क्या चाहिए जिंदगी में, पैसा भी मिल गया तो भी नहीं खुश है,
पावर मिल गया तो भी खुश नहीं है, स्टेबल है ही नहीं मनुष्य, अनरेस्ट, परेशान सा है, बदलता रहता है, कभी युवा, कभी बूढ़ा, कभी जवान, कभी प्रौढ़, कभी बच्चा, कभी शिशु, हमेशा बदलता रहता, अनरेस्ट पर चल रहा। ये परेशान व्यक्ति का, बदलते हुए मनुष्य का किसके साथ रिलेशनशिप है? तो बताएंगे पृथ्वी के, अनस्टेबल अर्थ, पृथ्वी अपने एक्सिस को केंद्र मानकर घूम रही, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रही, पृथ्वी पे तरह तरह के क्लाइमेटिकल चेंजेस आते हैं, समर, विंटर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग, पृथ्वी पर तरह तरह के वेदर चेंजेस आते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, पृथ्वी पर तरह तरह के और भी चेंजेस आते हैं, फ्लड, फेमाइन, डॉट, इतनी सारी अनस्टेबल अर्थ के साथ अनरेस्टिंग मैन का जो चेंजिंग रिलेशनशिप है। मनुष्य कभी हावी, कभी प्रकृति हावी, कभी दोनों हावी, कभी दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव। ये जो रिलेशनशिप है कि बदल रहा, एक जैसा रिलेशनशिप नहीं है, एक जैसा मनुष्य नहीं, एक जैसी पृथ्वी नहीं, तो एक जैसा रिलेशनशिप भी नहीं। तो इसी रिलेशनशिप, चेंजिंग रिलेशनशिप को ही डिफाइन किया किसने? सिंपल ने। तो इनका किस पर एम्फेसाइज था? तो वो एम्फेसाइज्ड वर्ड मैं फिर से लिखने जा रहा हूं। तो इन्होंने डायनामिज्म पर, डायनामिज्म मतलब बदलाववाद, डायनामिज्म गतिवाद, हमेशा परिवर्तनवाद पर ज्यादा फोकस किया। तो डायनामिज्म का सही मतलब चेंजिंग रिलेशनशिप पर फोकस किया इन्होंने। मेरी बात समझे? ये किसने एम्फेसाइज किया? सैंपल ने। एक और डेफिनेशन आती है, वो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। वो डेफिनेशन है विडाल डी ला प्लाशे, ठीक है, प्लाशे की डेफिनेशन है। इसमें उन्होंने बताया, देखो पढ़ना, उसको बुक निकालने के लिए कहा था मैंने, अगर आप निकाल लिए हैं तो बुक में डेफिनेशन देखिए या देखिएगा, अभी देख लीजिए तो बहुत क्लियर दिखा दूं मैं। पृथ्वी और ह्यूमन के बीच में बहुत गहरा संबंध है, और पृथ्वी जब आई तो उस पर नेचर एनवायरमेंट पहले आया, ह्यूमन से भी बहुत साल पहले, 4 अरब 80 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उम्र कार्बन डेटिंग प्रोसेस से निकाली गई। और मनुष्य कब आया है? आज से कुछ हजार साल पहले, ठीक है। तो प्रकृति का ही एक छोटा पार्ट है मनुष्य। तो किसी न किसी तरह से मनुष्य उसका बच्चा है, लेकिन गवर्न कौन करता है पूरे यूनिवर्स में, पूरे पृथ्वी पर? प्रकृति, नेचर। ज्वालामुखी, भूकंप, क्लाइमेट चेंज, सुनामी, ठीक है, वो होते हैं चक्रवात जिनको हम साइक्लोन्स कहते हैं, ठीक है, हुरिकेन, टॉर्नेडो, ठीक है, कितने भी तरह की एक्टिविटीज गवर्न करती है नेचर। लेकिन ये नेचर इतनी पावरफुल होने के बावजूद कहां पर रुक जाती है? मनुष्य के पास आकर उसको फेवरेबल सिचुएशन देती है, कंडीशन देती है कि तुम पैम्पर हो, फलो फूलो, फ्लरिश करो। और मनुष्य क्या करता है? प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बिठाकर, कुछ लोग हैं जो उसे काट के बर्बाद करते हैं, कुछ लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करें, लेकिन मनुष्य ओवरऑल जाति में देखा जाए तो मनुष्य ने नेचर के साथ एक सामंजस्य बिठाना सीख ले। एक बारी प्रकृति ने वो डोमिनेट किया मनुष्य पर जब वो प्रिमिटिव टाइम में था। प्रकृति उसे डराती थी आग से, धूल से, और मनुष्य डरता था। लेकिन जब मनुष्य ने टेक्नोलॉजी खोज कर ली तो अब मनुष्य क्या करता है? प्रकृति को डराता है, प्रकृति को काटता है, प्रकृति को गंदा करता है, धुआं, पानी, केमिकल्स, ठीक है, बॉम्ब्स, हर तरह से उसे बर्बाद करता है। लेकिन अब का मनुष्य, जिसको अब हम होमोसेपियंस नहीं कहते, ह्यूमन बींग्स कहते हैं, ठीक है, ये एक इमोशनल टच के साथ प्रकृति से एक अच्छा संबंध बनाते हुए ना तो इसे नुकसान पहुंचाता है, इको फ्रेंडली चीजें यूज करता है, और ना ही प्रकृति मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। ये दोनों एक साथ सामंजस्य बिठाकर, तालमेल बिठाकर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही चीजें पढ़ेंगे। तो वही चीज बताई किसने? तो बताएंगे कि विडाल डी ला प्लाशे ने कहा कि भले ही प्रकृति गवर्न करती है, लेकिन नेचर और ह्यूमन के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है। IR पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया। अगर पूछे इन्होंने किस पर एम्फेसाइज किया, तो बताएंगे कि विडाल डी ला प्लाशे ने इंटर रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस किया। मेरी बात समझे? तो इस तरह से 3 अलग अलग परिभाषाएं, उनका एक्सप्लेनेशन और एग्जैक्ट परिभाषा, और साथ ही साथ ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन विथ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, अगली क्लास का टॉपिक हमारा होगा नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप क्या है, आखिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको हल्का सा मैंने टच भी किया था अलग अलग सब्जेक्ट्स के माध्यम से कि हिस्ट्री केवल ज्योग्राफी नहीं, अन्य चीजें हैं, उसके बारे में डिटेल। और उसके बाद आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू आपको ऐसे मिलते रहेंगे बहुत ही सरल भाषा। तो सभी तैयार रहिए, रेगुलर रहिए, क्लासेस बने रहिए।
और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होती है कमेंट्स में बताइए मुझे, मेरे टीम तक मुझे वो बातें पहुंचाइए, आपको वो सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट करी जाएंगी। ऐसे ही बने रहिए, सीखिए किताबों के माध्यम से, मेरे पीडीएफ के माध्यम से, मेरे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। अगली क्लासेस में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी एक साइड एनसीईआरटी खोलूं और दूसरी साइड हम क्या करें, मेरा पीडीएफ पढ़ें और उस दोनों पर हैंड रिटन से चीजों को समझें। समझ बढ़ा लेंगे, आंसर्स अपने आप फ्रेम होंगे। There is no need to learn any kind of, there is no need to cram, there is no need to mug up any kind of question and answer. Just what you will have to do, listen to me very carefully and you could be able to learn everything whatever I'm going to teach you. And in such a way you will learn in a very layman style that you could be write down all the answers, it may be long, short or one liner, in a very easy manner because you have gone through the chapters and you have got the main point, the solution, ठीक है, in your hand। सरल भाषा में चीजें समझ जाओगे तो उसको लिखना भी बहुत आसान होगा, ठीक है, बनावटी कुछ भी नहीं होगा, दिल से निकलेगी आवाजें और सही सही आंसर्स आप लिख जाओगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट।